सो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू फिजिक्स कोर्ट एक्स। तो देखो आज का अपना लेक्चर होने वाला है बेसिकली क्वांटम के वेव फंक्शन के ऊपर। लेक्चर पे से अपना आज का वेव फंक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव फंक्शन है क्या। उससे पहले आपको आज के लेक्चर का एक आउटलाइन दे दूं कि हम क्या करेंगे। एक तो वेव फंक्शन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे और फिर हम चलेंगे थोड़ी सी श्रोडिंगर की इक्वेशन की तरफ। इसकी तरफ श्रोडिंगर की इक्वेशन की तरफ भी अपन चलेंगे। टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट एंड आल्सो time dependent equation of Schrodinger. We will discuss this too, and then we will move towards wave dynamics. Wave और आखिरी में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तरंग फलन पढ़ेंगे, श्रोडिंगर की समीकरण पढ़ेंगे, समय आश्रित और समय अनाश्रित, फिर हम तरंग गति की पढ़ेंगे और फिर अपन प्रायिकता घनत्व पढ़ेंगे अपना। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर का आउटलाइन रहेगा। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कुछ चीजें अपनी। क्या चीज देख लेते हैं अपन देख लेते हैं ये अपना कि जो अपना वेव फंक्शन है वो होता क्या क्या होता है वेव फंक्शन। इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम। ठीक है, तो जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है अपनी मैथमेटिकल, उसमें क्या होती है, किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की नीड होती है। और इसके निकलता है वेलोसिटी निकलता है। वेलोसिटी भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो सकता है, विच विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर, विच इज पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली सेम टू सेम क्या होता है क्वांटम में, क्या होता है अपना एक वेव फंक्शन होता है। क्या क्वांटम में एक वेव फंक्शन होता है। जैसे स्टेट बताता है ना, क्या बताता है स्टेट बताता है कहाँ पे है, वैसे क्या बताता है जो अपना साई ऑफ आर टी है, ये भी क्या बताता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, सो ये अपना साई ऑफ आर टी क्या बताता है स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम बताता है अपने को। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं कि एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं क्लासिकल और क्वांटम वेव का। क्या कंपैरिजन करते हैं क्लासिकल और क्वांटम वेव का। क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकल होता है क्लासिकल वेव में जो वेव है वो इतना फास्ट मूव करती है कि जो अपना एसोसिएट पार्टिकल है वो कहाँ रहता है, लेग बिहाइंड, पीछे रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेव मूव अहेड ऑफ द पार्टिकल। क्लासिकल में क्या होता है जो अपनी वेव है वो पार्टिकल से आगे रहती है और पार्टिकल क्या होता है पीछे रह जाता है। ये अपनी क्लासिकल है। ठीक है, इसमें क्या होती है पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा होती है इसकी वेव की, तो पार्टिकल का रहता है पीछे रहता है। अब क्वांटम में ऐसा नहीं होता। क्वांटम में क्या होता है फिर देखो, क्वांटम मैकेनिकली वेव में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल वेव में अपन इसमें क्या होती है वेव मूव नहीं करती, ऑसिलेट करती। क्या होती है वेव ऑसिलेट्स in such a way that it oscillates in a finite interval. Wave oscillates in a finite interval. Wave oscillates in a finite interval which contain particle. तो दोनों यहाँ पे क्या करते हैं साथ साथ मूव करते हैं। देखो
ये अपना क्वांटम मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो याद रखना है अपने को, जो वी फेज वेलोसिटी होती है वे कितनी होती है, सी स्क्वायर बाई वी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन। अब आता है अपना, ये अपन देख ही लिया कि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, एक फाइनाइट इंटरवल में करेगी और पार्टिकल को साथ में लेके चलेगी, आगे पीछे पार्टिकल नहीं छूटेगा, ठीक है। साई ऑफ आर टी जो होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फ्यूचर। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन, तरंग फलन के गुण पढ़ते हैं। क्या है अपना साई ऑफ आर टी, इट आल्सो टर्म्ड एज फंक्शन ऑफ फ्यूचर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो अपन पॉइंट वाइज बात करें अगर, तो क्या है, साई ऑफ आर टी रिप्रेजेंट किसको करता है, क्या करता है साई ऑफ आर टी, इट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ आप, क्वांटम मैकेनिकली क्या करेगा, पार्टिकल को करेगा। क्या है ये, पार्टिकल इन क्वांटम स्पेस। या क्वांटम रियल भी बोल सकते हैं ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने लायक बात अपने को क्या है, एक पैराडॉक्स है। क्या है पैराडॉक्स, कि जो शाई है ना अपना, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, ठीक है। तो ये अपने को पूरी इंफॉर्मेशन देगा पार्टिकल के बारे में, बट उसके इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये अपने को याद रखना है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, शाई प्रोवाइड्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल, बट लेकिन ये क्या नहीं देता, इट प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यू पूछते हैं बहुत बार, द इनिशियल distribution of this particle। तो ये अपने को मेन इंपॉर्टेंट है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, ये अपने को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, और ये ध्यान रखना है अपने को, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर प्रेडिक्टर, इसको भविष्यवक्ता फलन बोलते हैं। और क्या कहता है, ये लीनियर सुपरपोजिशन जरूरी होता है इसमें, ठीक है। मीन्स साइब की प्रॉपर्टी है, क्या है, एक तो क्या बोलते हैं इसको फंक्शन ऑफ फ्यूचर बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं लीनियर सुपरपोजिशन कैसे होता है, और ये क्या है, पार्टिकल इन ए क्वांटम स्पेस, क्वांटम स्पेस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करता है, पार्टिकल के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन पार्टिकल का इनिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं हम पार्टिकल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये देख लेते हैं अपन, यहीं पे देख लेते हैं पार्टिकल का इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चल अपन देख लेते हैं पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पार्टिकल का। देखो जरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करें पार्टिकल को, तो अपना मान लो साई कोई फंक्शन है, मीन्स पार्टिकल है क्वांटम में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। और कंबाइंडली कैसे लिखा जा सकता है दोनों के रूप में, के ई रेस्ट टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा, ठीक है। अब देखो एक पार्टिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारे वेव फंक्शन होंगे, तो उनके सुपरपोजिशन के लिए, फॉर सुपरपोजिशन पर्पसेस
जो वेव फंक्शन है मस्ट बी लीनियर। कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। किसको? वेव फंक्शन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन अपने एम्पलीट्यूड के बारे में और डेंसिटी के बारे में। ध्यान रखना, साई ऑफ आर टी तो है एम्पलीट्यूड, क्या है अपना? प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड है। साई ऑफ आर टी इज एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी इसके स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, साई ऑफ आर टी इज एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है किसका? प्रोबेबिलिटी का। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। दिस इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये क्या बता रहा है? वही साई ऑफ आर टी क्या बता रहा है? फंक्शन बता रहा है। वो क्या बता रहा है? द वेव फंक्शन। क्या बता रहा है? वेव फंक्शन। क्या बताता है अपने को? वेव फंक्शन ही बताता है। इसमें ध्यान रखना है कि जो शाई है ना, वो क्या करता है? खुद के साथ इंटरफेरेंस करता है। क्या करता है? इंटरफेयर्स विथ सेल्फ। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शाई करता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड खुद के साथ इंटरफेयर करता है। ऐसा क्यों है? ये देखो, दिस सेल्फ इंटरफेरेंस जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्या करता है? इंटरफेयर करता है खुद के साथ। लिख दूं क्या? चलो नोट आके लिख देता हूं। इट इज बिकॉज दिस इंटरफेरेंस इज required to explain the diffraction phenomenon. ओके, इसलिए क्या करता है? इंटरफेयर करता है। पहले डिफ्रैक्शन करता है। इसको क्यों करता है डिफ्रैक्शन? तो इसको अपने को पता करने के लिए क्या है? पता चलता है कि ये क्या करता है? इंटरफेरेंस करता है, इसलिए डिफ्रैक्शन इसका पॉसिबल है। अब देखो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। साई ऑफ आर टी स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। अब इसके बारे में बोलते हैं क्या है, क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन आर एंड एट टाइम टी। ठीक है, अब देखो इसी को अगर अपन दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जो अपना साई ऑफ आर टी स्क्वायर इंटू डी वी में से क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विथ इन द इंटरवल dv। ओके, ये है अपना प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ध्यान रखने एक बात क्या है इसमें, यही है कि ये खुद के साथ इंटरफेयर करता है। क्यों करता है? क्योंकि डिफ्रैक्शन को अपने को एक्सप्लेन करना है, इसलिए इसका तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जब तक इनके साथ इंटरफेयर कर जाए। अब देखो, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन किसको बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होता है? तो देखते हैं अपना एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होता है। तीन कंडीशन है, एक तो सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस और फाइनाइट होना चाहिए। और एक और क्या होना है? डिफरेंशिएबल भी है होना चाहिए। ये चारों फॉलो हो जाएगी तो अपन को पास क्या हो जाएगा? बोलेंगे हम वेव फंक्शन अपना कैसा है? एक्सेप्टेबल है। तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है इसकी? बाउंड्री कंडीशन क्या है कि हमारे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ये प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो अपना जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? जीरो की तरफ क्या करना चाहिए? अप्रोच कर जाना चाहिए। मतलब इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। दूसरा क्या है? इसके डेरिवेटिव जो होने चाहिए फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट डेरिवेटिव्स। इसकी प्रॉपर्टी मीन्स अगर बाउंड सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? बाउंड सिस्टम है,
तो साई और इसके जो डेरिवेटिव है इसको अपन बोल देते हैं एक्स वाई जेड के इसमें स्पेशल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल डेरिवेटिव। फाई एंड इस स्पेशल डेरिवेटिव लिख भी देता हूं आपके लिए, डेल शाई बाई डेल एक्स, डेल शाई बाई डेल बाई एंड डेल शाई बाई डेल जेड। ये क्या होना चाहिए? शुड बी फाइनाइट। क्या होना चाहिए? दोनों फाइनाइट होना चाहिए बाउंड सिस्टम का। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात क्या है? वही फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड। और क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और क्या होना चाहिए? फाइनाइट। थोड़ा सा ठीक। तो अपने को ध्यान रखना है फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस और क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखना ये कर रहा है फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है? ये तो कंटिन्यूअस नहीं है। क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या होगा? ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? इसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो रही है? सिंगल वैल्यू नहीं है। तो क्या है? नॉट सिंगल वैल्यू। इसलिए भी क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। और इसमें क्या हो रहा है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट फंक्शन है, इसलिए ये भी फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे अपन? फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताना था, चलो मैं आपको बता दूंगा, इसमें यही बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये देख लो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रसामान्यीकरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रसामान्यीकरण। सो टोटल ओवरऑल जो बात जो है अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी अपनी विद इन द इंटरवल dv when integrate all over the space it should be 1, means the probability of finding the particle inside the whole volume whole universe should be 1। इसमें दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्या रखनी है वो देख लो आप। प्लेन वेव्स कैन नेवर बी वैलिड और एक्सेप्टेबल क्वांटम पार्टिकल्स। हमारे प्लेन वेव्स जो हम यूज करते हैं मैकेनिक्स में वो इसमें वैलिड नहीं होगी। लिख देता हूँ नोट डाल के पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड प्लेन waves can never be valid or acceptable for quantum particles। प्लेन वेव्स कैन नॉट बी कॉन्सेप्टेबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना चाहिए अपने को। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जब उसको इंटीग्रेट करेंगे आज इस पूरे स्पेस में तो क्या हो जाएगी? वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेन वेव है, वो सब जगह हो सकती है। तो है ना, वो अलग अलग जाके वो इनफाइनाइट टाइम्स पे आ जाएगी, इसलिए वो
नहीं हो सकती। इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज द रीज़न that standard plane waves can never be valid or acceptable for quantum particles because their probability density or whole integration will be infinite, or space will be infinite. That's why it can never be considered as the acceptable or valid in quantum particles for quantum particles. अब देखते हैं ये अपना जो अपना पढ़ा ना, ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है अपना है, ये बता रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्पेस, है ना, होल स्पेस लिख देते हैं यहाँ पे, शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अपने को बता रही। अब चलते हैं अपन अपनी स्लाइड की तरफ। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, क्या पढ़ना है? फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो देखो हमको इक्वेशन पता है, कौन सी इक्वेशन पता है अपने को? ये इक्वेशन अपने को पता है। वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अपनी वेव इक्वेशन। अब यहां से फेज वेलोसिटी क्या निकलेगी अपनी? यहां से निकलेगी फेज वेलोसिटी वी पी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और इसको ही लिखे अपन एन क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा अपॉन 2 पाई, और के बराबर 2 पाई पर लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के, एंड इट विल लीड अस टू ओमेगा बाई के, है अपनी फेज वेलोसिटी। अब ये तो है अपनी फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के वाली। ऐसे ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिनोटेड बाई bg एंड इट विल बी डी ओमेगा बाई टी के, ठीक है। ये अपनी फेज और ग्रुप वेलोसिटी। अब दो रिलेशन अपने को याद रखनी है। कौन से दो रिलेशन है? इसके रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के रिलेशन है, वो दो रिलेशन अपने को। क्या रिलेशन? कि वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई, बहुत काम आएंगे। वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, एंड वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेफ्ट। ये दोनों रिलेशन अपने को याद रखनी। वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, एंड वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी पी बाई डी लेमडा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी। पार्टिकल वेलोसिटी एंड इक्विवेलेंस, क्या पढ़ना है अपने को? पार्टिकल वेलोसिटी इक्विवेलेंस, ठीक है। ये तो अपने निकाल लिया ना, दोनों निकाल लिया है तो उन्होंने। ये अपने बेसिक्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? बेसिक्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। एक तो एनर्जी ऑपरेटर होता है। क्या एनर्जी ऑपरेटर अपना? ए इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और एक है अपना मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? ए इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। यहीं से श्रोडिंगर समीकरण चालू होती है। देखते हैं ऊपर हमको क्या करना है। एक वेव फंक्शन है हमारे पास किसी पार्टिकल का, तो हमको एक इक्वेशन चाहिए जो उसकी टोटल एनर्जी को एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड, मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके देता हूँ। वी हैव टू फाइंड द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल, द वेव फंक्शन of a
particle that gives us the total energy. Total energy via an mathematical equation. तो देखो टोटल एनर्जी किसकी कितनी होती है, अपने को पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होती है। बस यही है अपना टोटल काम। अब देखो ये क्या है अपने पास, एनर्जी ऑपरेटर कितना है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और पी क्या है अपने पास, मोमेंट ऑपरेटर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। इन दोनों से अपन किसी भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अपन सोडियम इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो सोडियम इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, 1D सोडियम इक्वेशन, 1D कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, वेव फंक्शन निकालना था, वेव फंक्शन को दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या इनका मोमेंटम ऑपरेटर पुट कर दो और इधर एनर्जी ऑपरेटर पुट करेंगे। क्या था एनर्जी ऑपरेटर, आयोटा एच प्लस डेल बाई डेल टी, शायद ये तो शायद इधर भी क्या था 1/2m माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, वही शायद आ जाएगा। ठीक है, दोनों के अपना ने पुट कर दिया एनर्जी मोमेंटम ऑपरेटर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा अपने पास, आयोटा एच क्रॉस डेल शाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 शाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ये अपनी है 1D श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है अपनी है 1D श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या इसको सोल्व कर लो, और क्या है ना पता है सबको इतना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होएगा, माइनस में होएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ये 1D श्रोडिंगर इक्वेशन अपनी और क्या बताती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल। क्या करती है श्रोडिंगर इक्वेशन, टोटल एनर्जी ऑफ द क्वांटम पार्टिकल को बताती है। अब देखते हैं अपन आगे अपनी दूसरी इक्वेशन, 3D टाइम डिपेंडेंट। दो तरह की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसको निकालने की सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने को। अपग्रेड में क्या करेंगे अपन, देखो क्या करेंगे अपग्रेड में अपन, कि एक टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस कर देंगे। टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी फील्ड इंट्रोड्यूस कर दियो, इसको नाम देते हैं अपन VRT। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो अपना एनर्जी स्पेशल डेरिवेशन का ऑपरेटर था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लाप्लासियन ऑपरेटर से डेल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3D में, ये था 1D में। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, स्पेशल डेरिवेटिव। और ये अपना 3D में डेरिवेशन। बस हो गया अपना सोल्व हो गया। जो इक्वेशन अपनी ऊपर थी उसमें रख दो। ये क्या थी इक्वेशन, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी सेम रहेगा, शाई क्या था आर और टी का फंक्शन है अपना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 शाई ऑफ आर टी प्लस, अब देखो यहाँ टाइम का फंक्शन है, इसका फंक्शन है किसका, पोजीशन का भी, कौन, पोटेंशियल, शाई ऑफ आर टी। दिस इज कॉल्ड एज 3D टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन हम। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करके इसको नेक्स्ट स्लाइड में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन है ना, वो किसका फंक्शन है, दो चीजों का फंक्शन है, आर और टी का। तो अपन मान लेते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होके ओनली किसका फंक्शन है, आर का ही फंक्शन है, नॉट फंक्शन ऑफ टाइम ऑन पोटेंशियल अपना। ठीक है, तो अब क्या करो, जो अपना वेव फंक्शन था साई ऑफ आर टी, इसको क्या कर दो, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दो, आर पोजीशन का वेरिएबल अलग और टाइम का वेरिएबल क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो अपनी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आएगी। क्या करें, जो अपनी इक्वेशन थी पिछली वाली, इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। किससे कर दो डिवाइड, देखो इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये देखो यहाँ रखेंगे अपन, यहाँ पे साई ऑफ आर टी को साई ऑफ आर फाइव ऑफ टी, और जहाँ जहाँ है वहाँ सब दूर साई ऑफ आर फाइव ऑफ टी, और यहाँ भी है तो इसको यहाँ भी साई ऑफ आर फाइव ऑफ टी में पुट कर दो। तो यहाँ पे सब दूर क्या आ जाएगा, साई ऑफ आर फाइव टी, साई ऑफ आर फाइव टी। फिर क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को साई ऑफ आर फाइव टी, इसलिए मैं एक बार एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई ऑफ आर फाइव ऑफ टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 psi of r and phi of t. Similarly here also, अब जो है ना पोटेंशियल अपना किसका फंक्शन रह गया, ओनली पोजीशन का, टाइम का नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, v ऑफ r psi ऑफ r and phi of t. Now we will divide it with psi of r phi of t. क्या करेंगे, psi of r phi of t, देखो t से यहाँ t से डेरिवेशन करना है, तो t का फंक्शन रहेगा, psi of r कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ाई लेते हैं, आयोटा एच क्रॉस साई ऑफ आर डेल बाई डेल टी फाई ऑफ टी इक्वल टू, ये देखो ये किसका फंक्शन है, स्पेशल का, तो ये फंक्शन फाई ऑफ टी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ऑफ आर में आ रही, और फाई ऑफ टी यहाँ पे रहेगा, तो इस लिख देता हूँ इसको, माइनस फाई ऑफ टी, और इधर क्या बचेगा, वी ऑफ आर साई ऑफ आर फाई ऑफ टी, डिवाइड कर दो इसको, साई ऑफ आर फाई ऑफ टी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ देखो क्या बचेगा, आयोटा एच क्रॉस डिवाइड बाई फाई ऑफ टी बचेगा, और ये क्या बचेगा, डेल फाई टी डिवाइड बाई डेल टी, हियर ऑल्सो माइनस 1 बाई साई ऑफ आर बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, माइनस एच को स्क्वायर बाई 12 और डेल टू साई ऑफ आर, प्लस ओनली क्या बचेगा यहाँ पे, वी ऑफ आर बचेगा। ठीक है, अब ये सारा जो अपना इक्वल आया, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, ये यहां से लेके जो यहाँ तक का जो टर्म आया अपना, ये किसके इक्वल है, ये है अपनी एनर्जी के इक्वल। किसके इक्वल है, एनर्जी, क्योंकि इधर भी क्या है, एनर्जी का टर्म है, ये भी क्या है, एनर्जी। तो इधर एलएचएस में भी एनर्जी है, तो आरएचएस में भी किसका टर्म होना चाहिए, एनर्जी का ही टर्म होना चाहिए। तो अपन इसको बोलते हैं एनर्जी टर्म। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, बाहर ले लो पूरे का पूरे को, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को अपन ले लेते हैं बाहर। क्या है राइट हैंड साइड में अपने पास, पूरी टर्म ये ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट हैंड साइड के टर्म। ये अपनी राइट हैंड साइड की टर्म है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गई अपनी, यहाँ पे ये इक्वल हो गई किसके, ई के इक्वल हो गई। ठीक है,
तो अब क्या करो, इसको शाई ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, इसको हटा दो यहाँ से। तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू शाई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर शाई ऑफ आर इक्वल टू ई टाइम्स शाई ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपनी। ठीक है, अब अपना फॉर्म आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, TID, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ध्यान रखना है अपने को, जो अपना वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो जो अपना टेम्पोरल कंपोनेंट था फाइव ऑफ टी, वो क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच को रिसोल्व हो गया हो। तो ये शाई ऑफ आर क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, शाई ऑफ आर किस पे डिपेंड करता है, ओनली पोजीशन। किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अपना टेम्पोरल कंपोनेंट भी था, टेम्पोरल टाइम पे डिपेंडेंट वाला कौन सा था, ये वाला। किसी को ध्यान हो तो ई रेज टू पावर नीचे लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए टी बाई एच क्रॉस। ठीक है, ये अपना टेम्पोरल कंपोनेंट था, रिजॉल्व हो चुका है। अब इसको एस इक्वल टू ईशा के फॉर्म में लिखते हैं, जिनको पता है हमको तो पता ही होगा। ये क्या है अपनी एच आई इक्वल टू ईशाई, जहाँ एच क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, पढ़ेंगे अपन डिटेल में इसको। अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से और फेस फैक्टर ऐसा होता है। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना कंपल जरूरी नहीं है, इसलिए अपन इसको भी बात नहीं कर। देखते हैं अपन अपना आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी स्टेट कब बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट स्थायी अवस्था कब बोलेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टाइम पे डिपेंड ही नहीं करे, तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। मींस प्रोबेबिलिटी ओनली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, नॉट ऑन द टाइम। ठीक है, तो देखो अपनी प्रोबेबिलिटी थी क्या, अपनी प्रोबेबिलिटी थी ये P इक्वल टू शाई ऑफ आर टी का स्क्वायर। इसको हमने वेरिएबल सेपरेशन से निकाला, शाई ऑफ आर एंड फाई ऑफ टी स्क्वायर में। अब क्या करो, टाइम कंपोनेंट को क्या कर दो, हटा दो। तो टाइम कंपोनेंट को हम रख देते हैं यहाँ पे, ये शाई ऑफ आर का स्क्वायर, फाई ऑफ टी क्या था अपना, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए टी बाई एच क्रॉस। तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर। अब ये मोड में खुलता है शाई, तो क्या होता है, शाई स्टार मल्टीप्लाइड विथ शाई, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अभी अपना प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई, ओनली डिपेंड हो गई किस पे, पोजीशन पे, नॉट ऑन द टाइम। ठीक है, अब अपन नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थस फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स, क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, किसी को नोट्स चाहिए तो बोल देना, भेज दूंगा टेलीग्राम पे। फाइंडिंग द पार्टिकल डजंट चेंज ओवर टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। किसके लिए वैलिड है ये, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन श्रोडिंगर समीकरण की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये तो न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, प्रॉपर्टीज के लिए स्लाइड देख लेता हूँ इसमें में, ये नहीं तो अभी बना लेते हैं अपन। चल ये देख लेंगे प्रॉपर्टीज।
देखते हैं अपन सुपरपोजिशन और कला गुणांक, ये तो लिखा है पर अपन देख लेते हैं समीकरण क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो एक तो क्या है, सबको पता चल गया अब तो, कैसे थी ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और क्या पॉइंट है इसके, क्या है, सेकंड ऑर्डर, क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर की, किस किस में है, स्पेस एंड टाइम, दो वेरिएबल है अपने पास, कौन कौन से, स्पेस और टाइम। स्पेस में कौन सी है, सेकंड ऑर्डर, और टाइम में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। स्पेस में कैसी है, सेकंड ऑर्डर, और टाइम में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो क्या है, और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, क्या है, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। इफ psi1 एंड psi2 आर द सॉल्यूशंस, अगर psi1 और psi2 श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन C1 psi1 प्लस C2 psi2 also be the solution। linear combination of psi1 and psi2 also be the solution, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है जहां पे अपन गलती कर सकते हैं कि हमारे पास फेस फैक्टर, जिसको ये फेस फैक्टर लिखा e raised to power iota अल्फा, अगर वेव फंक्शन को फेस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी, बट उसकी फिजिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंज नहीं होती। चलो इसको नोट डाल के मैं लिख देता हूँ आपके लिए स्पेशली, नो, if you multiply the phase factor with the wave function, if the wave function multiplied by phase factor, then what will happen, then the mathematical value will be changed, the mathematical value of the function will change, of course it will change, but the probability density remains the same, the probability density remains the same, याद रखना है, ठीक है। ये चेंज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं हो। थोड़ा सा हाईलाइट का कलर जम नहीं रहा है ना, इसको हम व्हाइट कर लें क्या, हाँ व्हाइट ठीक लग रहा है। और येलो कैसा है देखें, ये वाला तो जम नहीं रहा, येलो जम जाएगा क्या, हाँ येलो फिर भी ठीक है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम रहेगी लेकिन उसका मैथमेटिकल वैल्यू जो चेंज हो सकती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन बढ़ते हैं अपनी, ये तो क्वेश्चन अभी करते हैं, देखो एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका अपन पूरा निपटा दें इसको। क्या है इसमें, प्रायिकता धारा घनत्व है, क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कुछ भी नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला है छोटा सा, अपने को याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, आयोटा एच कोस बाई 2m आयोटा, सॉरी एच कोस अपन 2m आयोटा साई स्टार डैश आई माइनस साई डेल्टा स्टार, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या बोलते हैं, इसी को इसका क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या बोलते हैं, इसको प्रायिकता धारा घनत्व बोलते हैं। क्या है ये, कुछ भी नहीं है, क्या है, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर द स्पेस है,
फ्लो प्रोबेबिलिटी ओवर द स्पेस। अब देखो यहाँ से क्या होती है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन निकलती है, वो अपने मैं लिख भी देता हूँ एक बार। एस इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 माइटा शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई। हैंड राइटिंग तो साइंस का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह ही सही होता हूँ, उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं है हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, फ्लो प्रोबेबिलिटी ओवर द स्पेस होती है। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन जरूर अपने को याद रखनी है। क्या अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये अपनी है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या बताती क्या है कि प्रोबेबिलिटी में कोई भी अगर लोकल रूप से चेंज हो रहा है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे साथ परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में अगर चेंज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में अगर चेंज हो रहा है लोकली, तो कंजर्व होना चाहिए किसके साथ, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के साथ। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये यही बोल रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कुछ भी चेंज होगा वे ओवर द टाइम, ठीक है, चेंज इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर टाइम है, लिख भी देता हूं, चेंज इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर टाइम है। तो वो किससे बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड विथ फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट। किससे बैलेंस होगा वो, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट, बैलेंस विथ फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट। मीन्स ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। मेरे इसको लिख देते थोड़ा सा आउटवर्ड फ्लो है ना, क्योंकि माइनस का साइन आएगा ना एक, ये चेंज आएगा, इसका साइन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाए। तो आउटवर्ड फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट। और ये किसके इक्विवेलेंस में है, सबने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है ना सबने, बस इसके इक्वल है। किसके इक्वल है, Na लोगस टू फ्लूइड डायनामिक्स, सबने पढ़ी है अपने। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो अपनों ने कर ली। ये कंटिन्यू इक्वेशन के बारे में समझाई दिया, वहीं पे समझा दिया इसको, ठीक है, अलग से पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं। तो अपन थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन के कुछ भी नहीं होता है। तो देखो अपन बाउंड सिस्टम पढ़ लेते हैं। बाउंड सिस्टम क्या, अपना वेव फंक्शन दिया है साई इक्वल टू e टू पावर माइनस अल्फा एक्स। आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल की टाइम डिपेंडेंसी निकालनी है, द डिपेंडेंसी ऑफ द पोटेंशियल फील्ड वीएस फॉर द गिवन स्टेट। अपने को पोटेंशियल की डिपेंडेंसी निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अपने को पता है एच शाई इक्वल टू क्या होता है, ई शाई होता है, या फिर क्या रख दो, इक्वेशन रख दो, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या थी, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m डेल टू शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी ऑफ एक्स शाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई शाई। तो रख दो वैल्यू इसमें और अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, और डबल डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, टाइम इंडेक्स से एक बार क्या आएगा, माइनस अल्फा बाहर आएगा, दूसरी बार करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ई टू माइनस अल्फा तो इसके से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस वी क्या है अपना पोटेंशियल है, तो ऐसे कैसे रहेगा, इसकी डिफरेंस तो निकालनी है, और यहाँ क्या ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स, डिवाइड कर दो ई टू पावर अल्फा एक्स, तो क्या बचेगा अपना, ये बचेगा माइनस एच कोस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस वी
इक्वल टू ई मीन्स पोटेंशियल तो अपना डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्स पे, या इसको बोल सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू पावर 0। ये आगे अपनी डिपेंडेंसी आगे पोटेंशियल की। ठीक है, अब देखते हैं अपन गाउसीय फंक्शन, एक गाउसियन स्टेट देख लेते हैं। क्या है गाउसियन स्टेट, ये अपनी। तो सबसे पहले तो इसका डेल टू शाई निकालना, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो क्या होगा डेल टू शाई, देखो पहली बार में क्या आएगा माइनस एल, इसका थोड़ा सा अपन एक एक करके करते हैं ना, यह निकाल लेते हैं डेल शाई। डेल शाई क्या निकलेगा इसका, माइनस एल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, और क्या निकलेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा 2x क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और करो इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा अपने पास, डेल टू शाई विल बी इक्वल टू माइनस 2 एल्फा स्क्वायर, तो क्या आएगा बाहर आएगा, और क्या बचेगा x का क्या हो जाएगा 1, और ई रेज़ टू माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसे, फिर क्या होएगा x ऐसा कैसे रहेगा, और इसका अगेन क्या हो जाएगा वही 2x, और डॉट में माइनस का एल्फा स्क्वायर, और इसको क्या ले लो पूरे को ही बाहर ले लो, ई रेज़ टू माइनस एल्फा स्क्वायर को बाहर ले लो। तो अपने पास क्या है फाइनली डेल टू शाई, क्या है अपने पास डेल टू शाई, आपने बताया -2 एल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 4 एल्फा की पावर 4 हो जाएगी ना, ये एल्फा स्क्वायर यहाँ पे पहले से था, एक और आ जाएगा एल्फा टू पावर 4 हो जाएगा, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और कॉमन लेते हैं अपन इस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट। ठीक है, अपना बस ये मेन था। अब वही इक्वेशन में रख दो, क्या थी अपनी इक्वेशन, माइनस एच प्लस स्क्वायर बाई 2m डेल टू शाई, क्या है रख दो डेल टू शाई -2 एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा की पावर 4 एक्स स्क्वायर, वो अपन एक्सपोनेंशियल वाला टर्म अभी नहीं रख रहे हैं ना, वो कट गया, मतलब उसको मान लो कैंसिल हो गया, v इक्वल टू ई, वो कैंसिल होने से पर v किस पे डिपेंड कर रहा है अपना, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो इसको अपन रिटर्न कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं पावर ऑफ एक्स के टर्म में। यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन है आपको, ग्रुपिंग टर्म्स ऑफ एवो इक्वेशन बाय पावर ऑफ एक्स, ग्रुप कर दो एक्स की पावर के टर्म में, तो क्या बचेगा अपने पास, देखो एक तो बचेगा v, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस। ठीक है, और इधर से क्या बचेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाकी तो ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है, और ये एनर्जी भी क्या होगी कांस्टेंट, बाकी सब तो उधर चले जाएंगे, बस ये बचेंगे v और ये, तो क्या बचेगा -2h प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई m एल्फा रेज़ टू पावर 4 एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो v किस पे डिपेंड कर रहा है अपना, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, जो कि अपना 1D SHO में इक्विवेलेंट है, ऑसिलेटर पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन और होना चाहिए था, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देते हैं इसके जनरली। एक एक क्वेश्चन और थी, चलो अपन उसको यहाँ कर लेते हैं ना, आगे का क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन अपने पास, सपोज ये यहाँ कर लेते हैं, शायद ये आपने को क्या दिया, शायद e रेज़ टू पावर आयोटा ax प्लस b दिया आपने, तो वही इसका डेल टू शाई निकालो। सबसे पहले डेल शाई निकाल रहे, डेल शाई क्या आएगा अपने पास, ये आएगा e रेज़ टू पावर आयोटा ax प्लस b आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और क्या आएगा टर्म अपने पास आ जाएगी, आयोटा a का आ जाएगा उठ के आगे आ जाए, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा अपने पास, आयोटा का स्क्वायर मतलब -a स्क्वायर आएगा,
और ई रेज़ टू पावर आई ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब तो इक्वेशन में क्या थी, इक्वेशन माइनस एच कोस स्क्वायर बाई 2m और माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला टर्म अभी नहीं ले रहे हैं ना, ये कट जाता है इसलिए नहीं ले रहे, प्लस वी और ये ऑफिस टर्म यहाँ पे आएगी इक्वल टू ए और ये वाला टर्म। ठीक है, तो क्या अपना देखो ये इक्वेशन आ रही है अपनी, और ये कहीं से कहीं तक पोटेंशियल अपना डिपेंडेंसी नहीं आ रहा, किसके डिपेंड नहीं आ रहा, पोटेंशियल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपने करने जरूरी थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।